So friends, welcome back to our channel Portal to Study. So in this lecture we will see the question bank solution of chapter 3, that is kinetic theory of gases and radiation. That is, it is the first part. In the first part we will see MCQs, very short answer questions and short answer questions 1. अब ये चैप्टर यहाँ पे सिर्फ दिखने में बड़ा है, ये उस कहावत के जैसा है चैप्टर कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, क्योंकि ये चैप्टर में ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें हार्ड कुछ नहीं है, बस आपको कुछ पॉइंट समझना ज़रूरी है बस. तो हम देखते हैं यहाँ पर. अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा चेंज किया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत कम टाइप के और उसमें सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी है, शॉर्ट आंसर्स में भी है और वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा हमने पैटर्न चेंज किए. तो यहाँ पर हम फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं. तो फर्स्ट एमसीक्यू है द एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू. तो एवरेज एनर्जी का तो फॉर्मूला हमारे पास है, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला E = 3/2 kBT. अब यहाँ पे 3/2 कांस्टेंट है, kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो बचा टेम्परेचर. सो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस. अब यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर में भी सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है. इसमें फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 लीटर ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर गिवन स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है 3/2 PV. कुछ नहीं, बस V को और P को हमको वैल्यू पुट कर देना है. लेकिन हम यहाँ पर ये पॉइंट ये है कि 3 लीटर जो है वो 3 लीटर है हमारा यूनिट लीटर. अब वो लीटर को हमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमने पहले प्रेशर लिख लिए और उसके बाद वॉल्यूम को हमने लीटर में कन्वर्ट किए, तो वो 3 × 10⁻³ कन्वर्जन फैक्टर. तब ये हो गया. अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देना है. वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 455.85 जूल. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पर फिर से एमसीक्यूज है. द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन. अब यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज पे एक टेबल आएगा, वो टेबल आपने याद रख लिया अगर, तो आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. तो अब यहाँ पर बता रहे कि एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल मोशन. अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के भी जब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो वो 3 टाइप के आएंगे. एक होगा ट्रांसलेशनल, दूसरा होगा रोटेशनल और तीसरा होगा वाइब्रेशनल. अब यहाँ पर ट्रांसलेशन और रोटेशन को हम कुछ एक हद तक फिक्स कर सकते हैं, लेकिन वाइब्रेशन ये उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेंगे. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ये, तो इसमें वाइब्रेशन से ये 3 टाइप के मोशन हो रहे हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल में. तो ये वाइब्रेशंस आप जैसे देख सकते हैं अलग अलग टाइप के हो रहे हैं. जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें और डिटेल में आएगा ये. तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जो H2O मॉलिक्यूल है ये 3 एटम का मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम. तो ये 3 एटम में ही 3 वाइब्रेशनल मोशंस है. अगर ज्यादा एटम रहेंगे तो और ज्यादा होंगे, या फिर दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसकी थोड़ी अलग ज्योमेट्री होंगी तो उसके और ज्यादा या कम हो सकते वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज 12307.69 जूल पर केजी पर केल्विन. इफ द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट्स इज 1.65, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 2 मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस. अब ये जो पॉइंट है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, जो हमको यहाँ पर मेयर्स रिलेशन यूज करना है, या फिर सिर्फ ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहले हमको जो दिया हुआ वो लिख देंगे. तो दोनों की स्पेसिफिक हीट दिया रेशियो की CP/CV = 1.65 और एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब CV की वैल्यू दिया है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि CP = 1.65 CV. अब हमको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस में हम या तो यहाँ पे CV की वैल्यू रख के CV का वो CP की कांस्टेंट वैल्यू जो है वो निकाल सकते, फिर दोनों का डिफरेंस ले सकते. या फिर एक दूसरा मेथड ये है कि CP की एज इट इज वैल्यू 1.65 CV रख देंगे और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया. CP - CV इज 1.65 CV - CV. CV कांस्टेंट हो गया तो 1.65 - 1 विल बी 0.65. 0.65 इंटू CV की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है 12,307.69. तो वो हमने पुट कर दिया, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7,999. तो ये हमारा आंसर इधर ये आ गया. अब यहाँ पर शॉर्ट आंसर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन. अब ये टेबल की बात कर रहा था मैं. ये टेबल में जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होंगे. ये कैसा है, क्योंकि ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि वो जो मोनो एटॉमिक गैस का एक एटम है वो या तो एक्स एक्सिस में मूव हो सकता है, या तो वाई एक्सिस में मूव हो सकता है, या फिर जेड एक्सिस में मूव हो सकता है. तो इसलिए उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा 3. अब यहाँ पर ये इंटरनल एनर्जी U क्या होगा, जो भी एक कंपोनेंट यहाँ पर जैसा ऊपर लिखा हुआ है कि F/2 KNT है, F/2 RT. राइट. तो F यहाँ पे है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम.
तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो कंट्रीब्यूशन देता है इंटरनल एनर्जी को, उसका ये फॉर्मूला है। अब सिमिलरली डायटोमिक गैस के साथ, डायटोमिक गैस मतलब ऐसी गैस जिसमें 2 एटम हो, जैसा हाइड्रोजन गैस हो गया H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 एक्सेट्रा। तो इसमें होंगे 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कौन से 5? 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। तो इसका फिर इंटरनल एनर्जी होगा 5/2 RT। अब यहाँ पर हमारा दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। शो दैट फॉर मोनोएटॉमिक गैस द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक इज 5:3, और सेकंड क्वेश्चन ये शो दैट फॉर डायटोमिक गैस द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक इज 7:5। दोनों का सेम प्रोसीजर है। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले इंटरनल एनर्जी लिख लेंगे इसकी कितनी है। तो इंटरनल एनर्जी इसकी कितनी है फॉर मोनोएटॉमिक गैस, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 3, ये तो हमने टेबल में देख लिया। अब यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होंगी, 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हाफ केबीटी कंट्रीब्यूट करता है काइनेटिक एनर्जी में, तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 × हाफ केबीटी हो जाएगा। अब ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गया। फिर इसके बाद टोटल इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब काइनेटिक एनर्जी को हम जब Na से या एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी पर मोल आएगा। तो हमारे पास ये आ गया ई। अब हमारे पास CV मतलब मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला है, CV = dE/dt, मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी पर मोल को जब टेम्परेचर से डेरिवेटिव लेंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा CV। तो हमने डेरिवेटिव ले लिए। अब यहाँ पर T तो एक ही है, मतलब पावर 1 है उसका, बाकी सब तो कांस्टेंट होंगे, बाहर रख दिए। अब जब भी कोई वेरिएबल का पावर 1 होता है तो उसका डेरिवेटिव आता है 1। जैसा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1, तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा 1। तो यहाँ पर बचा 3 Na और Na की भी ये कांस्टेंट वैल्यू, वो है हमारा गैस कांस्टेंट R, तो इसको हम 3/2 R लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा आएगा मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन है Cp - Cv = R, राइट। तो अब यहाँ पे Cv की वैल्यू रख देंगे। तो अब यहाँ पे Cv की वैल्यू हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा Cv 3/2, ये -3/2 R है, उधर जाएगी +3/2 R हो जाएगा। तो R + 3/2 R विल बी 5/2 R। तो हमारे पास ये आ गया 5R/2 या 5/2 R। अब हमको रेशो होना था बस दोनों का, तो जब Cp/Cv निकालेंगे हम, तो यहाँ पर 5R/2/3R/2 आएगा। तो यहाँ पे R/2 तो कैंसिल हो गया, तो बचा 5:3। तो यही हमको यहाँ पर पूछा था क्वेश्चन में। सेम प्रोसीजर हमको डायटोमिक गैस के लिए करना है, बस इसमें चेंज क्या होगा, यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा आएगा, तो वो हम देख लेंगे अब। तो जैसे हमने बोले कि डायटोमिक मॉलिक्यूल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 है, उसके बाद हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिख लिया 5/2 kBT, इससे हम टोटल इंटरनल एनर्जी पर मोल लिख लेंगे, तो आएगा 5/2 Na kBT। इसके बाद हम निकाल लेंगे CV, फिर CV क्या आएगा 5/2 R, सिमिलरली पिछले केस के जैसा। फिर हम मेयर्स रिलेशन यूज करेंगे, Cp - Cv = R। अब यहाँ पर 5/2 R + R होगा 7/2 R। अब Cp/Cv क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1/2 R 1/2 R कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 7/5। और यही हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमको निकालना था इसमें 7/5, और हमारा यहाँ पे लास्ट में आ गया 7/5। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये MCQ है, तो ये MCQ ये बोल रहा है हमको, द पावर रेडिएटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स। अब यहाँ पर हमारा पावर का जो फॉर्मूला है उसमें दूसरे सब कांस्टेंट्स है, लेकिन एक वेरिएबल है टेम्परेचर T⁴। तो मतलब पावर हमारा टेम्परेचर का 4th पावर से वेरिएबल है, उसमें वेरिएट हो रहा है। तो हमारा परफेक्टली ब्लैक बॉडी किस पे डिपेंड हो रहा है फिर, ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट MCQ, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 200 cm² एट 127 डिग्री पर सेल्सियस, और सिग्मा की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। तो हमारे पास एनर्जी रेडिएटेड का फॉर्मूला है E = सिग्मा AT T⁴। तो हमारे पास सब तो वैल्यूज दिया हुआ है। अब टेम्परेचर हम हमेशा स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस के लिए उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे था 127 डिग्री सेल्सियस, तो 127 + 273, तो ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर है टेम्परेचर का डिग्री टू केल्विन का। 273 ऐड कर देते हैं उसमें, तो 273 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे 400 केल्विन। अब उसके बाद और क्या दिया हुआ है हमको, सरफेस एरिया दिया हुआ है, वो लिख लेंगे हम। और यहाँ पर हमने वैल्यू सिग्मा के AT, टी यहाँ पे टाइम क्या दिया इन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब टाइम का हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है सेकंड, तो उसको 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएंगे 60। बाकी की हम वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, तो आंसर आएगा हमारा 1751.04 जूल। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक MCQ, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज डबल द पावर रेडिएटेड विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ। और यहाँ पे शॉर्ट आंसर 1 का भी 2 मार्क्स ईच का क्वेश्चन है, तो वो सेम क्वेश्चन है। कंपेयर द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ अ मेटल बॉडी एट 727 डिग्री सेल्सियस एंड 227 डिग्री सेल्सियस। बस यहाँ पर टेम्परेचर डबल बोला है और यहाँ पे टेम्परेचर की कुछ वैल्यूज दी हुई है। कैलकुलेशन दोनों में सेम है, देखते हैं हम कैसे कैलकुलेशन है। जो हमारे पास ये फॉर्मूला है पावर रेडिएटेड का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ है, जैसा हमने MCQs में भी देखा। तो यहाँ पर टेम्परेचर डबल कर दिए, मतलब पहले कुछ टेम्परेचर था T, बाद में टेम्परेचर हो गया 2T, टेम्परेचर डबल हो गया।
तो पावर रेडिएटेड में क्या फॉर्मूला, क्या चेंजेस होंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो T2 अपॉन T1, यहाँ पर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁴ है तो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1⁴। अब T2 क्या है, डबल है T1 का, तो T2 इज इक्वल टू 2T1, तो T1 कैंसिल हो गया, 2:1 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर उसका फोर्थ पावर लेंगे तो 1 का फोर्थ पावर तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2⁴ इज 16:1 या फिर 16, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 16। अब शॉर्ट आंसर में भी सेम है, इसमें बस टेम्परेचर को हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है और इसमें पुट कर देना है बस। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है Q, हीट रेडिएशन का फॉर्मूला Q T⁴, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी सब कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर मटेरियल और पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। तो हमारे पास आप टेम्परेचर कन्वर्जन कर लेंगे हम, तो टेम्परेचर पहले कितने 727 डिग्री सेल्सियस, तो वो हो जाएगा केल्विन में, उसमें प्लस 273 करेंगे तो 1000 केल्विन, और 227 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 500 केल्विन। तो हमारे पास ये आ गया, अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2⁴। T1 कितना है 1000 अपॉन 500, 500 1 500 2 1000, 2⁴ इज अगेन 16। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे साथ में देख लिया इसको। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज MCQ, दैट इज to calculate the value of lambda max for radiation from body having surface temperature 3000 Kelvin। और यहाँ पर B जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू, तो हमारे को यहाँ पे वेन्स लॉ यूज करना है। वेन्स लॉ का फॉर्मूला लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू B/T। तो बस कुछ नहीं, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू फाइंड करना है, B भी दिया हुआ है और टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो बस इसमें वैल्यूज रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9656 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा हो गया 9656 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, अंडर विच कंडीशन लॉज ऑफ बॉयल्स, चार्ल्स एंड गे-लुसाक आर वैलिड। तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं, बस ये लॉज की जो मेन स्टेटमेंट है वो मालूम होना चाहिए। अब वो अच्छे से याद रखने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि बॉयल्स लॉ के लिए VIP लॉ है, बॉयल्स हमारा VIP एक आदमी है, तो उसको हम कैसा बोलेंगे कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि V इसको I कंसिडर करना है उसको P, तो हमारा बॉयल्स कौन हो गया, VIP हो गया। तो इसके लिए हम ऐसा याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बेसिक हमको गैस इक्वेशन मालूम है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT, बस यहाँ से ये लॉ सब आ जाएंगे। अब हमने बॉयल्स लॉ तो याद रख लिया VIP से, VIP मतलब यहाँ पर अगर V और P का रिलेशन निकालेंगे तो वो इनवर्स रिलेशन आएगा, राइट। लेकिन R तो कांस्टेंट है, अब VP का रिलेशन आ गया तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, हमने बोले कंडीशन ये है, तो ये कंडीशन में बॉयल्स लॉ वैलिड होगा। अब और एक रिलेशन हमको चार्ल्स लॉ है। अब चार्ल्स लॉ वॉल्यूम के साथ ही दूसरा कौन सा वेरिएबल के साथ रिलेशन हो सकता है, अब यहाँ पर P तो चला गया, तो V का किसके साथ रिलेशन होगा, T के साथ, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होगा हमारा चार्ल्स लॉ, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, अब V हो गया, अब V के बाद हम क्या लेंगे, गे-लुसाक लॉ के लिए प्रेशर, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हो गया हमारा गे-लुसाक लॉ। तो आपने अगर बॉयल्स लॉ याद रख लिए तो बॉयल्स लॉ से आपको तीनों भी आप आराम से लिख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट वैल्यूज ऑफ द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट डिपेंड इन एडिशन टू द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच द रेडिएशन इज इंसिडेंट। मतलब कोई मटेरियल पे जब रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है और कितना ट्रांसमिट कर रहा है, ये वो मटेरियल से हटके और कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है इंसिडेंट वेवलेंथ पे, कि उसके ऊपर कौन सा वेवलेंथ गिर रहा है, उसके ऊपर रेड लाइट की वेवलेंथ गिर रही है, उसके ऊपर ग्रीन लाइट की वेवलेंथ गिर रही है, वायलेट लाइट की वेवलेंथ गिर रही है, तो उस पर भी वो डिपेंड करेगा। तो हमारा आंसर होगा यहाँ ऑन द इंसिडेंट वेवलेंथ। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द टेम्परेचर ऑफ ऑल बॉडीज रिमेन कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पे हर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है। अब यहाँ पर हम जब देखेंगे तो एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड रेडिएशन में एक लॉ है कि एवरी बॉडी एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशन। अब यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं, दिस इज अ कप ऑफ टी। अब इसको एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में आने के लिए ये हीट रिलीज कर रही है या फिर ये एमिट कर रही है रेडिएशन को। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हीट रिलीज हो रहा है, फ्यूम्स के फॉर्म में जा रहा है। अब कुछ टाइम के बाद ये इसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो वो हीट रिलीज करना बंद कर देंगे। तो हम वो पॉइंट पे बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, या फिर इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और नो हीट इज एमिटेड। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी इज कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर। अब जैसे यहाँ पर हम आइस क्यूब का भी एग्जांपल लेते हैं। अब आइस क्यूब को हमने फ्रिज से निकालकर टेबल पे रख दिया कहीं पे। अब टेबल पे रख दिया तो क्या होगा, वो हीट एनवायरनमेंट की हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो वो एनवायरनमेंट की हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो अब वो मेल्ट होने के बाद वाटर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के उतना हो जाएगा। अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर के उतना हो गया मतलब दैट आइस क्यूब और दैट वाटर इज नाइदर
एमिटिंग नॉर एब्जॉर्बिंग, और हम ये भी बोल सकते हैं कि बस एक लैंग्वेज चेंज की फॉर्म में कि इट इज एमिटिंग द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इट इज एब्जॉर्बिंग द सेम। अरे कहना क्या चाहते हो कि ऑल द बॉडीज एमिट द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इट इज एब्जॉर्बिंग, दैट्स व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पर फोर्थ है क्वेश्चन, अबाउट व्हाट टेम्परेचर ऑल द बॉडीज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब यहाँ पर इसका आंसर है अबव 0 केल्विन, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्योंकि हम बोलते हैं कि 0 केल्विन या उसके नीचे पार्टिकल्स कोई भी मोशन उनका कुछ भी नहीं होता है, वो जैसा है वैसे ही रहेंगे। तो अगर पार्टिकल्स का मूवमेंट या फिर कुछ उसमें मोशन हो ही नहीं रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा ही नहीं। तो इसलिए 0 केल्विन के ऊपर एवरी बॉडी विल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। So let us move on to the next question. Now the next question is a numerical. If the density of nitrogen is 1.25 kg per meter cube at a pressure of 10⁵ Pascal, find the root mean square velocity of oxygen molecules. और सेवेंथ क्वेश्चन भी यहाँ पर सेम फॉर्मूला है, डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन NTP is 1.25 kg per meter cube and RMS speed of the molecules at NTP is 489 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले जो गिवन डेटा है वो लिख लेंगे, जो डेंसिटी दिया है और प्रेशर दिया है वो। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला है P = 1/3 ρ v²। अब यहाँ पे v है RMS वेलोसिटी, तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे RMS वेलोसिटी निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3p/ρ। कुछ नहीं, बस यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 489.89 मीटर पर सेकेंड। सेम फॉर्मूला सेवेंथ न्यूमेरिकल के लिए भी होगा, जो पहले गिवन है, यहाँ पर डेंसिटी गिवन है और स्पीड गिवन है। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर प्रेशर निकालना है। प्रेशर निकालने के लिए उसको वैसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट आंसर। स्टेट फैक्टर्स ऑन विच अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय बॉडी डिपेंड्स। मतलब जब जो भी एक बॉडी है वो कितना हीट रेडिएट कर रही है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अब इसका फर्स्ट पॉइंट है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मतलब पहले से वो बॉडी का टेम्परेचर क्या है। अब जैसा आप ये इमेज में देख सकते हैं कि अगर बॉइलिंग वाटर हमने गैस पे से या हीट पे से उसको निकाल कर नॉर्मल एक पोजीशन पे रख दिए तो वो हीट रेडिएट करना शुरू करेंगे, फिर वो कुछ नॉर्मल टेम्परेचर के बाद आएगा। तो वो जब नॉर्मल टेम्परेचर के बाद और ये जो पोजीशन है उसकी अभी, तो वो दोनों टेम्परेचर ऑफ बॉडी में डिफरेंट होगा। जैसा वाटर का टेम्परेचर कम होता जाएगा रूम टेम्परेचर तक, तो इसलिए ये पॉइंट पे जब वो हायर टेम्परेचर पे है वाटर तो वो हीट ज़्यादा रेडिएट करेगा। अब जब वो ठंडा होते होते रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर वो कम हीट रेडिएट करेगा। तो इसलिए अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय बॉडी डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मतलब पहले से उसका टेम्परेचर क्या है। फिर द नेचर ऑफ बॉडी, दैट द मटेरियल इज द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द मटेरियल, दैट इज आइदर इट इज पॉलिश्ड और नॉट। जैसा हम यहाँ पे देखेंगे कि ये पॉलिश्ड मटेरियल है और ये है रफ मटेरियल, तो हम ये देखेंगे दोनों की हीट एब्जॉर्प्शन तो डिफरेंट है। हम ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से देख सकते हैं कि जो स्मूथ सरफेस है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो रफ सरफेस है वो कम हीट एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए वो नेचर ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड करता है। अब सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना कम हीट एब्जॉर्प्शन। अब उसके बाद ये टाइम ड्यूरेशन, मतलब अब एक यही बॉल हम लेंगे, इसको धूप में रख देंगे, अभी तो अब गर्मी इतनी ज़्यादा है तो वो हीट जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब करेंगे और वो खुद गर्म हो जाएंगे। तो अगर हमने यही बॉल को आधे घंटे के लिए रखे हीट में और एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में वही बॉल को 1 घंटे के लिए रखे हीट में, तो 1 घंटे वाला ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम के लिए उसको हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर हीट एमिट करेगा वो। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस द फोर्थ क्वेश्चन इज शो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएंट पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। फिर सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी। ये दोनों डायग्राम आपको सिर्फ, ये दोनों क्वेश्चन में आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं, बस आपको ये डायग्राम के नेम्स याद रखना है। जो ये यहाँ पे जैसा है सिल्वर पॉलिश सरफेस, कोनिकल प्रोजेक्शन, सरफेस कोटेड विद लैम्प ब्लैक, ये जैसा आपको कौन सा पार्ट का नाम क्या है वो बस याद रखना है। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से तो आपको ये टेम्परेचर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है, बस आप ये विजिबल चीज़ याद रख सकते हैं, बाकी आप नहीं भी याद रखे तो चल जाएंगे। तो ये तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स सिर्फ डायग्राम बनाने के मिल जा रहे हैं, सिर्फ डायग्राम बनाना और ये नाम लिखना कि ये डबल वॉल्ड है, ये इंसिडेंट रेडिएशन यहाँ से आ रहा है, ये अपर्चर है, ये कोनिकल प्रोजेक्शन है, ये इवैक्यूएटेड स्पेस है। ये तो बेसिकली फ्री के मार्क्स हो जा रहे हैं आपके लिए। तो ये क्वेश्चंस आप अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1000 कैलोरीज ऑफ रेडिएंट हीट इज इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। If the body absorbs 400 calories of the heat, find the coefficient of emission of body.
अब ये एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक कोई टीचर है, वो टीचर आपको 100% पढ़ा रहा है, लेकिन आपको उसका 40% ही समझ में आया, तो आपकी एफिशिएंसी क्या हुई, 40/100। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है। अब यहाँ पर बस कि 100 कैलोरी हीट आ रही है, उसमें से 400 एब्जॉर्ब हो रही है, 600 वेस्ट हो जा रही है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या होगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि पहले हम लिख लेंगे कि हीट आ कितनी रही है 1000 कैलोरीज और एब्जॉर्ब कितनी हो रही है 400 कैलोरीज। तो यहाँ पर हम कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन बोलेंगे, उसका फॉर्मूला होता है QA/Q, तो वो हम होगा 400/1000, तो उसका आंसर आएगा 0.4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल क्यूब ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर रेडिएट्स अ हीट एट अ रेट ऑफ 10 जूल पर सेकंड, फाइंड इट्स एमिसिव पावर एट अ गिवन टेम्परेचर। अब एमिसिव पावर निकालना है, तो एमिसिव पावर का फॉर्मूला है, पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे, लेंथ 4 सेंटीमीटर है। अब हीट एट अ रेट ऑफ 10 जूल पर सेकंड, रेट मतलब पर सेकंड 10 जूल हीट रेडिएट कर रहा है वो, तो Q/T हो गया 10 जूल पर सेकंड। अब हमारे पास हम एरिया निकालेंगे, मतलब वो क्यूब है तो उसके जो 6 पूरे सरफेस होंगे, तो वो पूरे 6 सरफेस से हीट इक्वल अमाउंट में रेडिएट करेगा, तो हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया कितना आएगा, स्क्वायर का एरिया होता है L²। अब इसके 6 फेसेस है तो इसका 6 × L², तो L यहाँ पर दिया है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 96 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास हीट एमिसिव पावर का फॉर्मूला है इज Q/T। Q/T तो है हमारे पास 10। अब उसके बाद ए का हमने निकाल लिया, एरिया कितना है, तो 10/96 × 10⁻⁴, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद 1041.66 जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट आंसर्स खत्म होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत कम टाइम में ये खत्म हो चुका है और ये चैप्टर बहुत ईजी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, जैसा ये एग्जाम्पल आपको ये चैप्टर बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे इसको तो ये बहुत इजी हो जाएगा। और जब हम लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो हमने अभी सॉल्व किया उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में। सो like and subscribe this video, and for the next further videos to get updated, hit the bell icon. Thank you.